नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बस अब से 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करने वाले। कल करीब 8:30 बजे ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव विजय मुद्रा में संसद भवन से बाहर कैमरों से बात कर रहे थे। कह रहे थे विपक्ष की जीत हो गई। 24 घंटे बाद मोदी कैमरे पर आने वाले हैं, पूरे देश से बात करने वाले हैं, सीधे देशवासियों से मुखातिब होने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल में संविधान संशोधन का गणित सरकार के पक्ष में नहीं था। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी मिलकर बिल पास नहीं होने देंगे। ये बात अमित शाह को भी पता थी। भाई इतनी बड़ी रणनीति बनाते हैं, प्रियंका गांधी ने भी तारीफ कर दी उनकी। तो इतने बड़े चाणक्य को नहीं पता था ये गणित? पता था। मोदी को भी ये अंक गणित बखूबी समझ आता था। फिर भी सरकार ये बिल लेकर क्यों आई? क्या सरकार जानबूझ के चाहती थी कि वो हारें और विरोधियों को जश्न मनाने का, विक्ट्री साइन दिखाने का, बताने का उनकी जीत हो गई है, नैरेटिव फ्लोट करने का मौका मिल जाए? और जरा सोच के देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे राजनीतिज्ञ क्या ऐसा मौका विपक्ष को तश्तरी में सजा कर देंगे? नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने यह सब कुछ कैलकुलेट नहीं किया होगा, एंटिसिपेट नहीं किया होगा, यह बात कोई नहीं मानेगा। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष के इस चक्रव्यूह में विपक्ष फंस गया? सरकार हारने के लिए तो यह बिल कतई लेकर नहीं आई होगी। 2014 के बाद से संसद के अंदर मोदी सरकार के लिए पहला मौका है जब वो अपनी ही बात पर बहुमत की मोहर नहीं लगवा पाई। बिल पेश हो जाने के बाद भी सरकार के पास वोटिंग से बचने के कई रास्ते थे। फिर भी प्रधानमंत्री खुद संसद के पटल पर मौजूद थे, वोट डाला और खुद नंबर गेम में अपने ही बिल को फेल होते हुए देखा। कोई फेस सेविंग नहीं की। सरकार के अंदर कुछ तो ऐसा पक रहा है जिसकी विपक्ष को भनक नहीं लग रही है। मोदी कोई तो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी हवा किसी को नहीं है। हर कोई बस अटकलें लगा रहा है। कोई बंगाल चुनाव से जुड़ रहा है, कोई ध्यान भटकाने की चाल बता रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी भरोसे के लायक नहीं है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या राहुल, अखिलेश, ममता जो समझ रहे हैं दरअसल मोदी किसी बड़े प्लान में ट्रैप हो चुके हैं, वो खुद उनके? और कैसी मेगा पॉलिटिकल प्लान की दूसरी किश्त आज रात 8:30 बजे सीधे देश से संवाद होकर रिलीज होने वाली है। 24 घंटे की जीत विपक्ष ने मना ली, क्या पिक्चर अभी बाकी है? राहुल, अखिलेश, ममता, स्टालिन इंटरवल को क्या क्लाइमेक्स समझ रहे हैं? इसी को हम डिकोड करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। क्या ये जो छोटी हार है इसमें सत्ता पक्ष की बड़ी जीत का रास्ता छिपा हुआ है? क्या विपक्ष एक कैच 22 सिचुएशन में फंस गया? और क्या यहां से आगे का रास्ता नैरेटिव बिल्डिंग का होगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, इस पर कयास भी लगाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे भाई अंदर खेमे से क्या खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री के मन को कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्या कुछ सूत्र पढ़ा रहे हैं उनसे समझेंगे। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेता जेडीयू के। वंदना सिन्हा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और प्रदीप भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। देवेंद्र, खबर जाननी है तो सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। हालांकि सारे सूत्र फेल हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री के मन को पढ़ना होता है। उनकी रणनीति, उनकी प्लानिंग वहां से शुरू होती है जहां पर सबकी खत्म हो जाती है। फिर भी कुछ कयास लगाएंगे आप? निश्चित तौर पर नैरेटिव की बात जो आपने कही ना, तो उसकी लड़ाई की शुरुआत एक तरह से पीएम मोदी के उस संबोधन के बाद न सिर्फ देशवासियों को समझ में आएगा, बल्कि बीजेपी का हर व्यक्ति ये समझेगा और एनडीए का हर व्यक्ति ये समझेगा कि हमें ग्राउंड लेवल पे किस रूप में जाना है, किस नैरेटिव के साथ जाना है। आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी पिनाज, तो उस कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी ने इन्हीं सारे लाइनों को रखा, जिसका इलोबोरेटेड फॉर्म आप देखेंगे रात 8:30 बजे, जिसमें विस्तार से पीएम बताएंगे। पीएम ये बताएंगे कि किस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए सरकार तत्पर थी, लेकिन अपोजिशन ने किस किस तरह के अगर मगर किंतु परंतु या इस तरह की चीज़ों को करके अड़ंगा डालने की कोशिश की, और आखिरकार वो इसमें सफल रहे। तो जो विजयी मुद्रा राहुल गांधी जो दिखा रहे थे या अखिलेश यादव दिखा रहे थे, उस विजयी मुद्रा के को बेस पॉइंट बनाकर पीएम मोदी अपना नैरेटिव चलाएंगे। और अगले 15 दिनों में आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर के। तो यानी कि छोटी हार, कई बार कहते हैं ना, बड़ी जंग अगर आपको जीतनी होती है तो आपको छोटी छोटी कुछ जंग जो है वो हार जाइए, ताकि आपकी बड़ी पिक्चर में जीत हो। तो 24 घंटे का जश्न मनाकर क्या उसी ट्रैप में यहां पर सत्ता पक्ष ने फंसाया है विपक्ष को? प्रदीप जी धन्यवाद। और मैं अपनी मातृशक्ति को, अपनी बहनें माताओं को, जो इस 2023 में हमने बिल पास किया था सर्वसम्मति से, वो बिल आज भी लागू है। उसका एक्ट
जरूर सरकार ने 3 साल बाद जाग के 16 अप्रैल 2026 को उसको लागू किया है। तो सबसे पहले ये भ्रम फैलाना हम बंद करें कि ये एक्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल खत्म हो गया है, वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी लागू नहीं है, चल नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर बात है कि ये सरकार ने, जिसको लगभग 2023 में जब ये बिल पास किया तो 6 साल का समय था, और इससे पहले भी सन 52 से आप शुरुआत करें तो लगभग डिलिमिटेशन और सेंसिस में 2 साल से 6 साल का समय लगा है। तो लगभग पूरा समय सरकार के पास था 2029 तक इसको लागू करने का, लेकिन 3 साल सरकार सोई रही, सरकार ने कुछ काम नहीं किया। 2023 में बिल पास हुआ, 26 तक वो सोते रहे, कुछ नहीं काम किया, ना सेंसस स्टार्ट किया, वो भी अभी कुछ महीने पहले स्टार्ट किया। और 6 साल के अंदर जब पहले हुआ है तो अब तो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें अपग्रेड, सब कुछ अपग्रेडेड है, तो आराम से 6 साल के अंदर हो सकता था, लेकिन सरकार की मंशा वो थी नहीं। आपने अपने शुरू के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया, बता दिया जनता को ये भी दिखा दिया कि मोदी जी हार जीत में लगे हुए थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हमारी मातृशक्ति को ये पावर मिले, ये ताकत मिले कि वो 33% रिजर्वेशन 29 से पहले हो जाए, क्योंकि होगा तो जरूर, लेकिन 29 से पहले होने के लिए ये सारा स्वांग रचा गया। सरकार ने इसको इस जटिलता में और इसके साथ जो जालसाजी करी, 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंदर डाले, डिलिमिटेशंस के जो अमेंडमेंट्स डाले उनका कोई इस बिल से लेना देना नहीं था। इस बिल को सिर्फ कॉम्प्लेक्स किया गया इस मकसद से कि इसके सहारे हम कुछ और चीजें हासिल कर लें देश के अंदर, अपनी सत्ता बरकरार करने के लिए। आपको अच्छा खासा बोलने दिया, अब ये मत कहेगा नहीं बोलने। नहीं, एक लाइन में कह रहा हूं, ऐसे थोड़ी होता है। अब हमारा भी सुन लीजिए, बोलिए, पूछिए। हम ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन होना है, ये तो आप जानते हैं ना, 2029 से पहले ही होना है। 25 साल के लिए फ्रीज हुआ था, उसके बाद अब होना ही है, होकर ही रहेगा। जनगणना ऑलरेडी प्रोसेस में है, अब डिलिमिटेशन होना ही है। तो अभी लगे हाथ अगर 2011 के रेफरेंस से हो जाता, ठीक है, और महिला आरक्षण अगर 29 से लागू हो जाता, तो आपको क्या दिक्कत हो जाती, ये समझा दीजिए। देखिए, चलिए, सरकार की जो मंशा थी छोड़ दीजिए, वो ऐसे ही है। पहले तो मैं आपको क्लियरिटी दे दूं, 2023 में जब ये बिल लागू हुआ था, विपक्ष ने कहा था इसको एज अर्ली एज पॉसिबल, चाहे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कर लीजिए, लेकिन आप बिल के अंदर क्या लेके आए? आपने कहा लेटेस्ट कुड बी 26 ऑल्सो और 2011 ऑल्सो। आप जब करेंगे तो आपने कहा लेटेस्ट, आपने ये नहीं कहा 2011, लेकिन 2023 में सरकार, हम विपक्ष ने कहा था कि आप इसे लागू कर सकते हैं अभी चाहें तो। आपने कहा नहीं, उस समय पे आपने कहा नहीं, सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद लागू होगा। हमने कहा 6 साल का समय, जब पुरानी सरकारें इतनी कर चुकी हैं इस पूरे प्रकरण को इतने कम समय में, तो ये तो मोदी सरकार है। लेकिन हमें क्या पता था कि सरकार इतनी निकम्मी है कि वो सिर्फ आके जालसाजी करेगी, वो सिर्फ आके उसके अंदर एक्ट्स का अमेंडमेंट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगी, वो अपनी सत्ता को हासिल बरकरार रखने के लिए करेगी और कुछ उसका लेना देना नहीं है। और आप ये कहते हैं हार जीत नहीं, अगर मातृशक्ति को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सबकी हार है, ये हमारी भी हार है, लेकिन हम इसके साथ प्रतिबद्ध हैं। जश्न मना रहे थे ना, दिक्कत ये है हार जीत तो थोड़ा सा सब्र रख लेते ना, ठंडा करके खा लेते। डिलिमिटेशन के आड़ में जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही थी, लोकतंत्र को धाराशाही कर रही थी, वो सरकार को हमने रोक दिया। ये कैसे डिलिमिटेशन होने से लोकतंत्र धाराशाही हो जाता है? नहीं, संविधान बदलने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे उसके अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9 सेक्शंस बता दूंगा मैं आपको, एक लाइन मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ के आई हूं। तो वही मैं कह रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा चारू प्रज्ञा जी, एक मिनट। कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है आपके पार्ट पे भी, ठीक है, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। ठीक, आप लाना चाहते थे, आपने 2023 में पास कराया, क्रेडिट गोज टू यू। आपने उसको पूरा 2014 के चुनाव में ठीक ठाक उसको आपने, सॉरी 2024 के चुनाव में आपने उसको भुनाया भी। भाई आप ही ने उसमें लिखा था ना, जनगणना कराएंगे, परिसीमन होगा और फिर ये लागू होगा, आप ही ने लिखा था जी। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था जी। अब भाई अगर आप चेंज करते हैं, अपनी बात से मुकरते हैं, तो सवाल तो पूछना वाजिब है ना मैडम। पिनाज जी, पूछिए सवाल और मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझाना चाहती हूँ यहाँ पर खड़े विपक्ष से आए मेरे साथियों को भी और जनता को भी। मैं एक वकील हूँ और मेरे हाथ में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का एक पन्ना है। ये आर्टिकल
34A है, ये वो आर्टिकल है जिसको हमने अमेंड किया था 106th अमेंडमेंट से, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। सो पहली बात तो जो ये कहते हैं आपके पास नंबर नहीं थे तो आप इसको क्यों रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो जब हम ये 106 अमेंडमेंट लाए थे भाई, नंबर तो तब भी 2/3 नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम बात सही कर रहे थे, देश हित में चल रहे थे, सारी विपक्षी दल हमारे साथ आए, क्योंकि उस वक्त उनको ना बोलना खतरे में डाल देता, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। अब आर्टिकल 334A में क्या लिखा है और विपक्ष वहां से कैसे मुकर रहा है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूं। इसमें साफ लिखा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट मतलब सारी विधानसभा, और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डीलिमिटेशन इज अंडरटेकन। इस शब्द पर गौर करिए, इस लाइन पर गौर करिए, आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डीलिमिटेशन इज अंडरटेकन। उसके आगे वो फिर कहते हैं कि फॉर दिस पर्पस The 106th amendment has been published and उसके बाद यहां इसको लिंक किया गया है सेंसस के साथ। अब मेरे को ये आपको पढ़ के इसलिए सुनाना था क्योंकि ये बैकग्राउंड है। जो लोग ये कहते हैं 23 के बिल पर चले जाइए, 23 का बिल मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, आप सब लोग इसको घर जाके फिर से पढ़िएगा। अब हम आते हैं आगे। तो 23 के बिल में एसेंशियली क्या लिखा गया है और सबने क्या कहा है, पहले सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अब ये बात हमको समझ में आ गई। अगर हम आज इसी पर चले जाते हैं तो मैं आपको समस्याएं बताती हूँ, और इन समस्याओं से हमारे रास्ते में रोड़े आ रहे थे, रोड़े हटाने का काम सरकार ने किया। अगर आपको परिसीमन करना है वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सेंसस के आधार पर जैसे इसमें लिखा हुआ है, या फिर दूसरा तरीका इस बार जो सरकार ने प्रपोज किया है वो 50% फॉर्मूला का तरीका है। अगर आप पहले तरीके से चलते हैं, सेंसस के जनसंख्या के तरीके से चलते हैं, तो दक्षिण में हमारे जितने प्रदेश थे वो सारे नाराज हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करी। बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में पॉपुलेशन पर नियंत्रण करना जरूरी था, लेकिन उससे क्या हो रहा था, जब पॉपुलेशन के आधार पर सीटों को फिर बांटा जाता, उनकी सीटें घटती। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, तेलंगाना में इन लोगों की सरकार है, आज वहां 17 सीटें हैं। अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से जी, अब मैं एक कदम और आगे आती हूँ, मैं एक कदम और आगे आती हूँ, जाती हूँ। चलो पीछे जाओ, पर मेरी बात जल्दी रैप करती हूँ, उदाहरण भी नहीं देती, उदाहरण भी नहीं देती, मैं जल्दी रैप करती हूँ। आज जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप इसको छुपा के कर रहे हो, भाई आपने इसी बात पर तो अग्री किया है, तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में छपा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सबका भला कर रहे हैं, दक्षिण के प्रदेशों का, एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, छोटे राजनीतिक दलों का, हमारे देश में 17 ऐसे दल हैं जिनकी एक ही सीट है। साफ थी तो स्पेशल सेशन बुलाने से पहले कंसेंसस भी बना लेते। कंसेंसस तो हटने की बना लेते ना मैडम, भाई जिस चीज पार्टियों की बैठक बुलाते, उनसे कहते भी मानिए, उनकी शक शुबा दूर करते। भाई कई राजनीतिक विश्लेषक को तो इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप जानबूझ के चाहते थे कि वहां पर ये गिरे, विपक्ष एक्सपोज हो, फिर आप नैरेटिव लेकर जाएं और फिर आप बताएं महिलाओं के मसीहा आप हैं। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, जिस सरकार ने 12 साल में जब भी कोई अमेंडमेंट टेबल किया है और एक भी अमेंडमेंट फेल नहीं हुआ है, आपको लगता है वो सरकार चाहती है कि उनका कोई बिल पास ना हो? ये किस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, जब यही बिल इसी प्रकार से, इसमें जो हमको समस्या समझ में आई दक्षिण के प्रदेशों का, उसका जब हमने सुधार किया, हम वापस लेकर आए, हमें क्या लग रहा था ये मुकर जाएंगे? ये चाहते नहीं है कि अमेंडमेंट पुश हो, वरना 8वीं बार टेबल होने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे ये बता दो। 6 बार गिर चुका था, 6 बार गिर चुका था, और आज भी इस बिल पे वोट करने वाले या तो मेन है जो शायद नहीं चाहते महिलाएं आगे आएं, और इनको लाने का सिंपल तरीका ये था 50% आप फॉर्मूला लगा दो, 33% सीट बढ़ा दो, हर नई सीट पे महिला आ जाएगी, सबका भला था। ये क्यों नहीं चाहते महिला संसद में आए? मुझको ये बात बताओ। तो और ये जो ये बातें बता रहे हो, झूठ बता रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। यही करना था तो 2011 का ही अगर आपको रेफरेंस लेना था 2023 में कर लेते, तभी कर लेते, तभी परिसीमन कर लेते। किसने रोका था? नहीं, ये एक लॉजिक है, इसका जवाब में लिखा है, उसका भी मैं आपको जवाब देती हूं, पढ़ के दूंगी और आप लोगों को समझ आएगा, इस प्रकार से दूंगी। वंदना जी, वंदना जी, छोटी सी बात भाई एक मिनट, जरा सबका नंबर आ जाए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। वैसे आपको लगता है आपका नंबर कम आता है? वंदना जी जरा ये बता दीजिए कि चलिए ठीक है भाई, ऐसा है 86% में पार्लियामेंट में बैठे, विपक्ष नाराज हो जाएगा कि आवाज सदन के भीतर, तो नंबर टाइम एलोकेट होता है सीटों के हिसाब से, हमारे यहाँ पूरा बराबर का होने दीजिए ना। सुनिए ना वंदना जी, जरा बता दीजिए, भाई आप लोग तो पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, अलग तरह की पार्टी है, आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, तो भाई आप लोगों ने समर्थन क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत क्या नजर आ रही थी इस बिल के अंदर? अब लगेगा कि भाई आप सब लोग महिला विरोधी हैं, महिलाओं के साथ नहीं खड़े हैं। कौन कहता है बिल पास नहीं हुआ है?
नहीं, बिल पास नहीं, संशोधन वाला जिससे तो इम्प्लीमेंट होना था। महिला बिल तो 23 में ही पास हो गया। मैडम मेरी फंडिंग क्लियर है। ये बिल तो 2023 में पास हो बिल्कुल, चुका मैंने है। करेक्ट आपको और बता कौन दिया। कहता है बिल लागू नहीं हुआ है? 16 अप्रैल को 2026 को बिल लागू हो गया। बोली तो पढ़ के सुना देती हूँ मैं। नहीं, देखिए, पढ़ा मैंने। ये भ्रमित करने वाली चीजें जो है ना, ये भ्रमित करना छोड़े कि ये, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ देश की महिलाओं को नहीं बल्कि अपने प्रवक्ताओं को, लीडर को भी भ्रमित करके रखा हुआ है। अच्छा। ये 2023 में लॉ मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर बोला था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि विदाउट सेंसस हम डिलिमिटेशन नहीं करा सकते, यदि कराएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट से सेट असाइड हो जाएगा। आज 30 महीने में क्या बदल गया कि अचानक उन्हें हुआ कि हम डिलिमिटेशन करा ले 2011 के सेंसस पे। 2011 के सेंसस पे यदि हम कराते हैं तो क्या हमारे पास इतने सालों में 26 करोड़ जनता बढ़ गई है? कहा जाएंगी ये महिलाएं? इनकी सांसद ने आकर कहा था सीट तो 850 में से 33 ही मिलेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, ये रहेंगी। जिनको मैं सीधा कह रही हूँ, यदि जिसके कराने का इंटेंशन हो ना, 543 सीटों में क्यों नहीं करा सकते वो? क्यों हमें आरक्षण 33% 543 में नहीं मिल सकता? देखिए, इतना बड़ा दिल तो मुझे नहीं लगता ना पक्ष का होगा ना विपक्ष के सांसदों का होगा कि अपनी सीट छोड़ के जाएंगे महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो। नहीं, और ये मैं पूछती हूँ, 180 एमपी हैं, इन्होंने सीट छोड़नी होती ना तो अब से वो 6 बार 7 बार जब बिल टेबल हुआ है वो छोड़ चुके पार्टी होते। नहीं करेगी ऐसा। आप कर ये तो देंगे? कह दिया। कौन सी नहीं, वाली हमारा छुड़वाएंगे? तो ये तो डिंपल भाभी को टिकट देते हैं। पहले आप अपने परिवार से छुड़वा लीजिए, और की बात करें। पहले आप अपने परिवार वाले छुड़वा लीजिए, उसी को डिलिमिटेशन कर लीजिए पहले आप। चांस देने चलिए, को ठीक है, मैं ठीक है, एक मिनट ठीक है, आप बोलवाइए। सर यहाँ पर आप बता दीजिए कि भाई ठीक है, अगर आपने अपने सहयोगियों को बताया नहीं कि भाई कंसेंसस बना लीजिए सरकार चलाने के लिए, जैसे सहयोगियों को साथ लेके चलते हैं, विपक्ष को भी साथ लेके चलते, या फिर जानबूझकर हार रहे थे? नहीं, कहा प्रधानमंत्री ने सदन में कहा क्रेडिट आप ले जाओ इस महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का। दिल बड़ा करके कहा कि आप ले जाइए क्रेडिट, कि आज इतिहास याद रखे कि विपक्ष ने आगे बढ़कर संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाएं पहुंच सके, इस पर विपक्ष ने बढ़कर कहा कि हम मतदान तो ये करेंगे। ऑफर चलो सदन महिला से पहले दे देते ना सर, बातचीत करके क्रेडिट अच्छे ऑफर देते, क्या ऑल पता पार्टी मान भी मीटिंग में जाते। आए नहीं भाई साहब, कभी नहीं आते राहुल गांधी ऑल अच्छा। पार्टी मीटिंग में। बुलाया था। भाई साहब गायब रहते हैं, कभी मलेशिया कभी बैंकॉक। अब मैं दूसरे बात पर आता हूं। येन केन प्रकारेन 1996 से इस देश की महिलाओं के सामने, मेरे देश की संसद में विपक्ष ने लगातार महिला आरक्षण पर बहाने बनाए हैं। जरा कल एक पेश कर लीजिए कि सांसदों की सैलरी बढ़नी है, चू की आवाज नहीं आएगी किसी कोने से, सबकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि सांसदों ने अपने जेब भर लिए। विपक्ष के सांसद, मैं बता दूं, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पास हो रहा था ना, विपक्ष के सांसद मुस्कुरा रहे थे, अरुण जेटली थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस देश की संसद में 1996 से लेकर 2026 तक यह बिल कितनी बार गिरा, और जब सितंबर 2023 में पास हुआ जिन शर्तों के साथ, अगर उन शर्तों में कुछ तब्दीलियां करके महिलाओं को सदन पहुंचाना था तो क्या पाप कर रही थी सरकार? बता सकता है विपक्ष की सरकार अगर क्या पाप कर रही थी कि महिलाएं इस देश की सदन का बड़ी संख्या में हिस्सा बने। 272, 180 नहीं, अगर 272 महिलाएं पहुंच जाएंगी, इनको दर्द क्यों है? इनका दर्द मुझे अब समझ में आया। ये चाहते हैं कि बस बेल्लारी से प्रियंका गांधी पहुंच जाएं, सोनिया गांधी पहुंच जाएं, डिंपल जी पहुंच जाएं ओबीसी में, मीसा भारती पहुंच जाएं, ये लोग पहुंचे। लेकिन जो कभी समाजवाद ने भगवतिया देवी को बनाकर संसद में भेजा था, वो भगवतिया देवी नहीं पहुंचे। कल पूरे देश की महिलाएं सदन के ऊपर उम्मीद से देख रही थी कि मेरे लिए संसद का द्वार खुलेगा और 2029 में 272 महिलाएं सदन में कूच करेंगी, अपने लिए नीतियां बनाएंगी। विपक्ष ने कल इस देश की महिला अस्मिता, आप भारत माता के तमाचा जड़ा है, इस विपक्ष को भूलना नहीं, याद रखना, और जहां जहां मिले पूछना कि तुमने मेरे रास्ते क्यों कांटे बिछाए, क्यों उसमें दीवारें लगाई, क्यों उसको रोका कि मैं वहां पहुंच न सकूं। शानदार, शानदार। 543, अरे सुनिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मेरे में भी जोश आ गया, ऐसी जोश जोश में पूछ रही हूँ। 543 में से दे देते ना सर? किसमें? फिर से आप रिपीट कीजिए। थोड़ा सा जोश के साथ दिल भी बड़ा करते हैं। सुन लीजिए, आप विपक्ष का दिल बड़ा चाहते हैं, सबका मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। सितंबर 2023 में जब यह बिल पेश हुआ, सेंसस के आधार पर एक फ्रीज की हुई सीटें हैं, उसको बढ़ानी है, सारे मसले एक साथ
ठीक हो जाते और सदन में 815 मतलब महिलाओं को 50 हक में मिलेगा 272 जब पहुंचते। दिक्कत क्या है इसमें? ज्यादा क्वांटिटी में आएगा और मैं आपका एक नहीं लेना उदाहरण है। देता हूं, मुझे नहीं मालूम आप पत्रकारिता में नहीं, कब से नहीं, जब नहीं। राज्यसभा में यह बिल पहली बार पास हुआ, सोनिया गांधी जी को किसी ने कहा बहुत बहुत बधाई हो, सोनिया जी का वो आवाज मुझे आज भी आप सच में बधाई दे रहे हैं? मतलब वो आश्चर्यचकित थी क्योंकि उनको भी मालूम है सब ये लोग पुरुषों का पहुंचने भरोसा नहीं देंगे। होता महिलाओं को आखिर आसानी सोनिया से। जी ने आगे बढ़कर कांग्रेस को क्यों नहीं गाइड किया कि महिला का आरक्षण है, इसको किसी भी बहाने से किसी भी तरीके से मत रोको। ठीक है। सदियां बीत गई, 80 साल बीत गए चलिए आजादी ठीक के, है, यहाँ न पर 82 साल बीत जाएंगे। पार्टियां अपने अपने पर्सपेक्टिव से जाएंगी, गलत है। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति बहुत अच्छे से होगी और अंत में जीत उसी की होगी इस मुद्दे की। महिलाओं की तो फिलहाल तो हार ही दिख रही है क्योंकि अभी और लटक गया है मामला, 29 के नहीं 34 का इंतजार करिए। लेकिन अब इसे मैसेजिंग में कौन ज्यादा देवेंद्र दूर तलक ले जाएगा? ये मैसेजिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी कि 543 में से दे देते भाई, नियत इतनी साफ थी, या ये मैसेजिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी कि भाई देखिए हम तो देने के लिए तैयार थे, आप ही ने रोड अटका दिया? 543 में सबसे बड़ी समस्या पिनाज ये सोचो कि मान लो 543 में से 181 सीट रिजर्व करनी है, वो कौन सी सीटें रिजर्व की जाएंगी? उसके बाद क्या रायबरेली रिजर्व कर देनी चाहिए? आप सोचो कि अपोजिशन वाली सीटें अगर रिजर्व होने लगी, फिर वो कहते हैं कि हमारी सीटें रिजर्व कर रहे हैं, महिला सीटें कौन सी सीटें रिजर्व होगी? दूसरी जो SC ST के लिए जो सीटें रिजर्व हैं उनका क्या किया जाएगा? तो उस तरह की जटिलताओं में फंसकर फिर ये व्यवस्था उलझ जाती। तो उससे बचाने के लिए जो मौजूदा स्ट्रेंथ है वो व्यवस्था बनी रहे, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और फिर उसके सारे रिजर्वेशन दे दिया जाए। एक महिला को हक देना है, इसके लिए क्या जरूरी है कि एक पुरुष का हक आप मार दें? वो दोनों काम साथ साथ हो सकता है ना। उसी चीज को करने की कोशिश की जा रही थी और उस बात को समझाने की कोशिश लगातार अपोजिशन के द्वारा की गई। दूसरी चीज कि जो आपने ये कहा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा पिछले 1 महीने में एक्सरसाइज हुआ है। और ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह तो कस्टमरी होती है क्योंकि आपको कैमरे के सामने जाके बैठना होता है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है उसमें सरकार के संसदीय कार्य मंत्री या बाकी 4-5 नेताओं ने लगातार अप्रोच किया, सबको समझाने की कोशिश की कि इस वजह से हम लोग लेकर आ रहे हैं और आप लोग भी जब इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं, 2023 की व्यवस्था में डिलिमिटेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन 2026 में नहीं होंगे। डिलिमिटेशन जब भी होगा तो इसी व्यवस्था के तहत होगा। और अगर सेंसस, मौजूदा सेंसस के आधार पर यह करना हो ना, तो उसमें आप सोचिए कि साउदर्न स्टेट्स का जो शेयर है वो कितना नीचे गिर जाएगा। उनका शेयर नीचे ना गिरे इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से वो सारी कोशिशें की। अब इन्हीं सारे बिंदुओं को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप जो संबोधन होगा और उसके बाद अगले 10 से 15 दिन में बीजेपी उसको ग्राउंड तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का ये मसला है। ये व्यवस्था सही है कि 2023 में लागू हो गया, लेकिन 2029 की व्यवस्था कि उसमें रिजर्वेशन हो, उसमें संसद में भी रिजर्वेशन हो, विधानमंडल में भी रिजर्वेशन हो, वो करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने एक पैटर्न देखा है कि महिलाएं जब एंटी इनकम्बेंसी हो या कोई भी अलग दूसरे फैक्टर हो, जब दीदी ने कहा था कि मैं बंगाल की बेटी हूं, महिला हूं, तो वो फैक्टर हमेशा एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है पार्टी पॉलिसीज और अपनी आइडियोलॉजी से अलहदा उठ के। जब हमने देखा है कि जो महिलाओं की बेनिफिशियरी स्कीम्स होती है उसका फायदा जो भी मौजूदा सरकार होती है उसको मिलता भी है, तो महिला वाला फैक्टर बहुत ऊपर आता है। भाटी आप ही के पास आ रही हूँ, आपके पास आऊंगी, बस इनके बाद आप ही का नंबर आएगा क्योंकि ये आरोप लगाएंगे, आप जवाब देंगे। बिल्कुल। तो ये बता दीजिए कि अब यहां से ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा जल्दी सेलिब्रेट कर दिया आप लोगों ने, कुछ ज्यादा जश्न मना लिया, जीत बता दी, हार बता दिया, और अब क्या है कि यही 8:30 बजे जब पीएम बोलेंगे तो बताएंगे कि देखो राहुल गांधी कितना खुश हो रहे थे, प्रियंका कितनी खुश हो रही थी, अखिलेश कितना खुश हो रहे थे। आपका हक आपकी बात से शुरू करता हूं। खुशी की बात यह थी कि देश का लोकतंत्र बच गया। अच्छा, ये खुशी की बात थी। 2023 संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे में, फिर से एक बार। चलिए ठीक है, अब आप बीच में बोलेंगे तो आप किसी के बीच ताली बजी सर, 1 घंटे ताली बजी वहां पे भाषण हो, आप बीच में नहीं आप बोलेंगे, आप नहीं आप बोलिए। सुनिए, अभी इन्होंने इनको गुस्सा आ रहा था, एक को दर्द हो रहा था, लेकिन देश की जनता को ये समझना जरूरी है कि गुस्सा और दर्द किसके ऊपर आना चाहिए। आप किस लिए, आपको किस पे गुस्सा होना चाहिए? मैंने अभी इनको बताया कि 3 साल तो इन्होंने उस पे कुंडली मार के बैठ गए। ठीक है, गुस्सा किसको करना चाहिए? देश की जनता को, वो जनता समझ रही है। दूसरी बात इन्होंने कही, हमने प्रोविजन दिए, 50% का प्रोविजन दिए। ये मेरे पास बिल है पूरा, ये प्रोविजन बता दें कहां ये 50% की बात। अमित शाह ने कहा था लिख के देने के लिए तैयार है, सदन के पटल पे कहा था, उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हैं कि सदन में झूठ बोला जाता है। डॉक्यूमेंट सदन में, सर सदन में जो कुछ होता है वो रिकॉर्ड में चढ़ता है।
आप ये कहना चाह रहे हैं सदन, ठीक है देवेंद्र यहाँ पे सदन कवर करने वाले पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र, क्या सदन के पटल पर कोई नेता झूठ बोल सकता है? डॉक्यूमेंट सुनिए, आप ऐसे मत भागिए। भाग नहीं रही हूँ, आप भी खड़े। मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप कुछ भी कहते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, पार्लियामेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट चलती है, ये वही अमित शाह नहीं, अब बीच में बोलिए ना, एक सेकंड, पहले आप बोलिए, मेरी फिर आपकी बहस नहीं बताऊं। होगी ना। बताऊं। ये अगर अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख तो जुर्मला है, अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट में लिखना भूल गए क्या? देश डॉक्यूमेंट से चलेगा, एक्ट से चलेगा, बिल से चलेगा, या अमित शाह जी को एक सपना आएगा और कहेंगे मैं सब कुछ कर दूंगा, तो लेके क्यों नहीं आए? एक सेकंड, इस बिल के अंदर क्यों नहीं लेके आए, ये बताइए। ये सारे फैक्ट आप बिल के अंदर नहीं ला सकते थे। हमने कहा जो बिल के अंदर अमित शाह जी ने जब विपक्ष का जवाब दिया था, अमित शाह जी ने क्या सपना देखा वो माना नहीं जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप टीवी देख रहे थे उस वक्त, मत करिए, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं फैक्ट बता रही हूँ। टीवी देखा था आपने कल, जब अमित शाह विपक्ष का जवाब दे रहे थे, टीवी देखा था, टीवी देखा था, सपना नहीं देखना था, टीवी देखना था, देखा था उन्होंने 1 घंटे का समय मांगा था। पार्लियामेंट में बिल वही लेके आए ना, संसद की कार्रवाई सुनी बिल थी, तो वही लेके आए ना, अरे वो भूल गए क्या? चारू प्रज्ञा जी नहीं, अपना वो एक्ट लिख रहे थे, भूल गए क्या कि ये लिखना था मुझे? अच्छा अच्छा, अब रुक जाइए। और अगर हम सवाल पूछें कि भाई आप एक्ट में लिख के ले आइए, वापस तो आपने नहीं बोला, कोई नहीं, याद आपने नहीं बोला दिला कि नहीं एक्ट में हाँ, लिख के मैं लाएंगे। जवाब देना आप देश को गुमराह कर रहे हैं, विनाश जी, आप मैंने decide देश किया को है। इन सब जालसाजियों से संसद की भ्रमित कर रहे प्रोसीडिंग में हैं। अमित शाह जी का भाषण सुन लीजिएगा, थोड़ी मदद मिल जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी। साथ खड़े हैं बस और उनके बस रिजर्वेशन के लिए खड़े जवाब ले हैं। लूं, ये जवाब ले लूं। सब बातें बाकी आपने अमित शाह जी की स्पीच में वो हिस्सा सुना था जब उन्होंने कहा था कि मुझे 1 घंटे का वक्त दे दीजिए, मैं इसको इंक्लूड करा देता हूँ, आपने नहीं सुना, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, उन्होंने सुनना नहीं, देखना होता है, कार्रवाई सुनी होती है। आप बोलिए, चारू प्रज्ञा जी। चारू आपने 1.5 मिनट ठीक है, पहले बोलिए, बोलना हाँ जी, हाँ शुरू जी, कर बोलिए। दिया था, लेकिन ये चुप हो तो मैं ठीक है, बोलना बोलिए। शुरू करूं, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल प्रण लिया है इस इशू पे, ना मैं चिल्लम चिल्ली करूंगी ना वाटर बाउटरी करूंगी, मैं केवल फैक्ट्स पर रहूंगी। तो पहला फैक्ट तो मैं इनको ये याद दिला देती हूँ कि पहली बात, जब बिल के अंदर लिखा गया था 850 सीट, उसका आंकड़ा तभी निकलता जब 50% फॉर्मूला लगता। बीच में मत बोलो, मैं आ रही हूँ, मैं वही पर पेज नंबर बताइए, सेक्शन बताइए, आर्टिकल। नहीं, मैंने बता रही है ना, सुन लीजिए, नहीं बता पाएंगे तो आपकी मैं अच्छी आप बात लोग है। चाहते हैं कि हम ठीक सब है। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएं या टर्न बाय टर्न बोले, ठीक बता है, दो। बोलिए। तो अब मैं वापस आती हूँ। 850 हमारी ऑडियंस जाग गई होगी, हम चिल्लाए तो आप सब बंद हो जाएंगे। सही इशू उनका पेशेंस जवाब दे रहा है, चलिए ठीक है। वो तब आता जब 50% का फॉर्मूला अप्लाई होता, लेकिन ठीक है। अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तक कहा 1 घंटा दे दीजिए, आपको लिखित में चाहिए ना, मैं लिखकर आपको स्टेट वाइज डिवीजन देता हूं। केसी वेणुगोपाल जी सामने बैठे थे, उनसे पूछा 1 घंटा दे दो, मैं लिख कर ले आता हूं, समर्थन कर दोगे बिल का? सन्नाटा छाया हुआ था, पहले सदन लिख में। लाते, सन्नाटा। ऐसी चूक अमित शाह जी से हो नहीं सकती। नहीं, क्योंकि थोड़ा- वो परिसीमन आयोग का काम था। अब मैं एक और बात पर आती हूँ, बार बार 543 का रोना विपक्ष गा रहा है। 543 की मैं आपको कुछ और आंकड़े देती हूँ। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। दुनिया में और कोई देश नहीं है जिसकी जनसंख्या हमारे देश के बराबर हो, चीन को छोड़कर। चीन की जनसंख्या करीब करीब भारत जितनी है। आप जानते हैं वहां पर करीब 3000 एमपीज हैं। क्या आप नहीं चाहते हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो? क्या आप नहीं चाहते हमारे देश का एक नेता, उसका कनेक्ट उसकी जनता से बेहतर हो? एक बात और, एक कदम और आगे मैं बढ़ रही हूँ, एक कदम में और बढ़ रही हूँ। 25 साल के लिए आपके अब पास आखिरी बताइए ना, आखिरी इस पॉइंट, सवाल का जवाब भी दे एक दीजिए। सेकंड, आखिरी पॉइंट पर मैं आ रही हूँ। फ्रीज लगा हुआ था सीटों के ऊपर, सीटों के बंटवारे के ऊपर हमारे संविधान में, और ये फ्रीज इस साल खत्म होता है। इसीलिए वाजपेयी जी की सरकार में 25 साल के लिए लगा था ना। हाँ, तो अब जो ये फ्रीज लगा था, इस साल जब ये फ्रीज हटता, अब मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कहती हूँ, डिलिमिटेशन होगा, इनका नुकसान होगा। नुकसान सरकार ने इनका बचाया था देश के लिए, और महिला आरक्षण भी आएगा, ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, क्योंकि मोदी जी का वादा है, हर वो महिला जो संसद जाने का सपना देखती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, बस थोड़ा सा इंतजार और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 पर देश को संबोधित करेंगे, और इस संबोधन में क्या कुछ छिपा होगा, कयासों से अलहदा सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा है कि आज वो देश की आधी आबादी को संबोधित करेंगे, देश की महिला शक्ति से रूबरू होंगे, अपने प्रयासों के बारे में बताएंगे और आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे कि उनकी क्या पॉलिसी, उनकी क्या सोच है। कुछ जरा सवाल यहां भी ले लेते हैं आप लोगों से, मेरे सवाल तो काफी हो गए जी। सवाल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि पूछिए। मेरा सवाल ये है कि बिल में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि रिजर्व सीट्स परमानेंट नहीं होंगी, उनमें टाइमली रोटेशंस होते रहेंगे। तो क्या ये वुमन को लॉन्ग टर्म लीडरशिप सस्टेन करने में प्रॉब्लम नहीं डालेगी?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी सीट को किसी की जागीर नहीं मानते। जागीर होनी चाहिए क्या किसी की सीट, या कोई नया नेता वहां से उभरे, उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। तो रोटेशन पे सीट होना संविधान के हिसाब से भी और हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी बेहतर है। आप जैसे युवा लोग आगे आएंगे, सीटों पे लड़ पाएंगे। किसी की जागीर नहीं है इस देश में किसी की भी सीट। भाई अब नारी शक्ति थोड़ा नाराज हो रही है, 33 में सेटल हो रही थी, वो कह रही है अब नहीं, बहुत हो गया। मैं विपक्ष से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम भारत में रहते हैं और आज हम ये जो बिल आ रहा था ये भारत की महिलाओं के लिए आ रहा था, तो यदि हम अपने परंपरा की ही बात करें तो हमारे जो देवी देवता हैं उसमें जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो माता लक्ष्मी संभालती हैं, एजुकेशन है वो माँ सरस्वती संभालती हैं और डिफेंस है वो माँ दुर्गा संभालती हैं। तो क्या आज की महिला इस लायक भी नहीं है कि वो अपना संविधान के में जरा एक सेकंड के लिए विपक्ष नहीं, महिला बन के सोचिए, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है पहले वो तो कब्जा लें। मैं महिला क्योंकि देखिए आप भी जानती हैं मनी मन, महिला बन के ही कह रही हूँ, प्रवक्ता बन के यहाँ आने का मौका महिलाओं को कितनी बार मिलता है। मैं महिला बन के कह रही हूँ, यदि मैं 543 में मिला होता तो मैं पार्लियामेंट के अंदर से इनके लिए लड़ रही होती, यहाँ खड़े होके नहीं। मैं पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं के लिए लड़ रही होती और इनको ही न्याय दिला रही होती कि इनको और भी चीजें मिले, और माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सारा कुछ जो है सब कुछ मिल गया। भारत माता की जय कह के महिलाओं को पीछे कर देते हैं। नेताजी आप सब लोग तो बहुत बोले, नारियों को भी बोलने दीजिए ना। की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो फिर पक्ष और विपक्ष से क्या मतलब? सबके घर में स्त्रियां थीं, 33% ही क्यों? और 33% भी आप लोगों ने पास नहीं होने दिया। अगर नारी की पूजा सब जगह है तो फिर आप लोग पक्ष और विपक्ष लेके क्यों इस बात से ऊपर उठ जाते? महिलाओं को एक बार मौका दे देते, बड़ा दिल दिखा देते। देखिए ठीक है, सवाल ठीक है, मैं जवाब दे दूं। मेरा क्वेश्चन है कि क्या बिना आरक्षण के महिलाओं को राजनीति में बराबरी का मौका नहीं मिल पाएगा? ठीक है, ये वाला सवाल दूसरी पार्टी से लेंगे, लेकिन नहीं, पहले ये वो कह रही है कि भाई ठीक है, नारियों ने इतना लंबा इंतजार किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, पहले करने देते ना, ये बाद में लड़ाई लड़ लेते। तो हमने 2023 में सर्वसम्मति से पास किया है, उसके बाद टाल मटोल और ये सब चीजें नहीं। अब 2034 तक लटक गया ना, आपने साथ दिया होता तो नहीं लटकता। नहीं, 2023 में आप हमारे सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे कि 96 से शुरू किया इन्होंने, ये भूल गए 89 को। 89 में जब पहला स्टेप प्रधानों का बनने का, पंचायत का, लोकल बॉडीज में, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने सहमति नहीं जताई और विपक्ष वो बिल गिरा दिया था, लोकसभा पास होते हुए राज्यसभा में गिरा दिया था। एडवाणी जी, वाजपेयी जी सब बैठे थे उस समय राज्यसभा के अंदर ही, और विपक्ष गिरा के ये महिला हितैषी बनते हैं। एक सेकंड बात खत्म करो, आज की बात करो ना। नहीं, 96 में मैंने बात नहीं शुरू करी। 70 साल तो आपकी पार्टी भी याद दिलाती है मैडम, इसलिए इतिहास में जाना पड़ता है। नहीं तो मैं भी याद दिलाती हूँ, 70 साल तो मैं भी दिला देती हूँ। 70 साल का शासन बीजेपी याद दिलाती है, तो फिर इतिहास में जाना पड़ेगा ना। पर कटी महिलाएं कहते थे, महिलाएं संसद में आएंगी तो सीटियां बजेंगी, वो आपके साथ वाले बजेंगी। नहीं, इनके साथ ही थार के बिल उड़ा देते थे हवा में, उस पे इनको गर्व है। इनके नेता कहते थे कि गांव की महिलाएं सुंदर नहीं होती है, शहर की महिलाएं आ जाएंगी संसद में। क्या बात कर रहे हो? बिहार में जाना है तो ये सब देख लो आप अपना। आज की बात करो, आज की बात ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, 1 मिनट, आपको ये ज्ञान नहीं भाई आपको बोला चलिए ठीक है मैडम, आप भी नेता ना बने, सवाल पूछिए, सवाल चैलेंज करता हूँ। अरे भाई चैलेंज अब हो गया आपका चैलेंज, सुनिए ना, एक सेकेंड जरा इनको, एक मिनट मैडम प्लीज, उस बच्ची को सुन लीजिए सर। प्रदीप जी एक सेकेंड, क्वाइट मैडम प्लीज बोलिए, सवाल बस हो गया, एक सेकेंड। मैम जो 33% आरक्षण है, क्या ये सच में महिलाओं को रियल पावर देगी? ठीक है, और सवाल किसका है? ठीक है, उनका सवाल है, इनको दे दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, आपके पास भी आ रही हूं मैं। मतलब पुरुषों को महिलाओं के हक के लिए कोई सवाल नहीं पूछना है, वाह। ठीक है, चलिए सर। हेलो मैम, मेरा ये सवाल था कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल इमीडिएट इम्प्लीमेंट करा जा सकता था या फिर ये डिले जेन्युइन है? ठीक है, डिले जेन्युइन है, ठीक है। सवाल और किसका सवाल था? मैडम आपका, आप भी लीजिए, फिर एक एक करके सवालों के जवाब लेती हूँ। मैम को दीजिए। क्या ये बिल समाज की सभी वर्गों की महिलाओं के लिए एक समान लाभ देगा? ठीक है, एक एक करके सवाल लेते हैं। देवेंद्र, पहले आपसे सवाल ये कि क्या कोई पॉसिबिलिटी अभी बनती है कि ठीक है
नया सेंसस हो, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन हो और उसके बाद महिला आरक्षण लागू हो सके, या फिर महिलाएं भूल जाएं 2034 से पहले फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पर अगर इस प्रक्रिया में अगर आप जाएं तो मुझे ना 9 कॉल आ गए हैं। बस एक सेकंड हाँ, अगर उस प्रक्रिया में अगर आप जाएं तो 2027 तक अगर सेंसस हो, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए, और अगर वो रात दिन काम करे, क्योंकि उसको हर जगह जाना होगा, हर कंस्टिट्यूंसी में जाना होगा, तो रात दिन काम करे तब भी 1 से 1.5 साल लग जाएगा। ठीक है। तो इतने लंबे समय के बाद फिर चुनाव आयोग को कम से कम 1 साल के समय की जरूरत होगी, हर जगह जाना, बूथ के अरेंजमेंट करा, इन सारी चीज़ों में, तो फिर वो 2034 से पहले तो नहीं हो पाएगा अगर इस तरह की प्रक्रिया से जाना था। इसलिए कोशिश ये की जा रही थी कि 2029 में इसको लागू कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ जो कही गई कि गृहमंत्री अमित शाह कुछ कुछ बोलते रहते हैं, सदन में कौन सी ऐसी बात उन्होंने बोली है कभी जो तथ्य से परे हो? कोई एक उदाहरण ऐसा? क्योंकि जब आप सदन में बोलते हैं, जैसे बार बार कहा भी जाता हो कि ऑथेंटिकेट कीजिए, उसका सीधा मतलब ये होता है कि वहां पे आप लफाजी नहीं कर सकते। बहुत बार नेता इसका सहारा भी लेते हैं कि सदन में जाके कुछ भी बोलना, आरोप लगाना, लेकिन वहां पे सीधे सामने से यही आता है कि ऑथेंटिकेट कर दीजिए, उसके बाद आरोप लगाइए। तो उस काम को तो किया नहीं जा सकता। वो बोल भी रहते हैं कि 1 घंटे का अगर मौका मिले तो किया जा सकता है, लेकिन मिला नहीं अभी तो। अब ये तो लटकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, अभी तो फिलहाल लटकता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि फिलहाल तो अभी नहीं हो सकता है। और इसमें उन्होंने पूछा कि हर वर्ग, हर तबके की महिलाओं को क्या समान लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ये तो आपका मन मुताबिक सवाल है। कोटे के अंदर कोटा, अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल पसंद आया होगा। मैंने कहा ना, कोटे के अंदर कोटा, पहले कोटा तो दिलवा दीजिए। हम तो ये चाहते हैं हर वर्ग की महिला, हर जाति से महिलाएं संसद के अंदर पहुंचे। और बिल्कुल ये इसी के लिए हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे कि जहां पे ठेली लगाने वाली महिलाओं, मजदूरी करने वाली महिलाएं, वो भी वहां पहुंचे। लेकिन जो सत्ता पक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने जिस तरह की ये हरकत करी है, वो कहीं कहीं देश कभी माफ नहीं करने वाला, महिलाएं कभी माफ नहीं करने वाली। आपको 3 साल आप बैठे रहे, उसके बाद आप आके अमेंडमेंट्स, मैंने आपको बताया। अभी आप मैंने सवाल पूछा था चारू जी से कि आप बता दिए 850 किधर लिखा है, ना आप सवाल का जवाब दे पाई ना वो दे पाए। 850 कहां लिखा है? अब ये जो आके सदन में कहना कि मैं ये कर दूंगा, बिल आप लेके आ रहे हैं, सत्ता में आप हैं, आप कह रहे हैं मैं ले आऊंगा, जब आप पकड़े जाओ तो ले आऊंगा। अरे क्यों लेके आएंगे आप? यहाँ पे 1 घंटे का वक्त भी मांगा था, वाली बात को बड़ा सेलेक्टिवली इग्नोर कर रहे हैं उस बात को। आपने अगर सुना ना हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। उन्होंने 2 सवाल विपक्ष की तरफ से आए, उन्होंने कहा एक करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। हाँ तो सारी बातें थोड़ी माननी है आपकी? मैं क्यों? अगर आपकी सारी बातें हमारी सरकार उनकी, आपकी देश की जनता की माननी है, हमारी नहीं माननी है। देश की महिलाओं के लिए माननी है, हमारी नहीं माननी है। अच्छा, ठीक है। देश की जनता के लिए हो रहा है, देश की महिलाओं के लिए हो रहा है। और अगर सभी, हमने इसलिए तो कास्ट सेंसस मांग रहे हैं कि सभी महिलाएं पहुंचे। आप जितना भी बढ़ाना चाहे, हमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये सिर्फ 2023 के इलेक्शन, 24 के इलेक्शन से पहले हुआ था, छोटा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है, महिला होने के नाते भी फिलहाल बस इतना कि भाई पहले जो है ना, एक मैंने कहा ना कि कोटे के अंदर कोटा मिलेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ लीजिएगा, पहले कोटा तो दिलवा दीजिए। हाँ, अब ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। आपने बोला चलिए, मेरा कोई सवाल पसंद आया, इसके लिए मैं अपने लिए ताली बजा लेती हूँ। हाँ, एक सेकंड, अभी ये एक्ट बन चुका है, गवर्नमेंट चाहे तो कल अध्यादेश लागू कर दे, रोका किसी ने? ठीक है, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप सत्ता पक्ष से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? एक्ट बनाने में 3 साल लगाए, पूछ लूं, फिर आप कहेंगे टाइम काट लूं मेरा। मित्रों के लिए एक्ट बनाने अगले दिन बना देते, महिलाओं की बात आई तो 3 साल लगाए, और अब भी एक्ट है, आप कल लागू कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए लागू, कौन रोक रहा है? 543 में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा, कट जाएगी अखिलेश जी की सीट, कट जाएगी, क्या दिक्कत है? पार्टी का इतिहास महिला आरक्षण पर 96 से पढ़िएगा कि सदन में क्या क्या नौटंकी की है। ये ममता बनर्जी जिनको आपको गरीब महिलाओं के लिए हक मांगना नौटंकी लगता है? आपको गरीब महिलाओं के लिए हक मांगना नौटंकी लगता है? ये किस तरह की बदतमीजी की बात कर रहे हैं? अगर महिला गरीब है, वो ठेला वाली है, तो बदतमीजी है। गरीब महिला, डिम्पल जी कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है? अरे डिम्पल जी बदतमीजी बताते हैं। अरे जैसा को भेज दीजिए, अरे हमने मना किया, जैसा को भेज दीजिए। नहीं, हम मना कर रहे हैं, जैसा को भेज दीजिए। नहीं, जैसा को भेज दीजिए, हम मना कर रहे हैं। जनता से जीत के गए, क्यों नहीं भेजा? डिम्पल जी के जगह किसी गरीब महिला को क्यों नहीं भेजा? समाजवादी पार्टी ने नहीं भेजा, गरीब महिलाओं के लिए कह रहे हैं। अगर हमने रोका है तो ये बोला है कि सभी महिलाएं पहुंचनी चाहिए। बेकार वाली बात कर रहे हैं। मुझे इतना जरूर पता है, सुनिए ना, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए एक बात मेरी, आप दोनों एक बात सुन लीजिए मेरी। आपका बेनकाब करूंगा मैं। एक सेकेंड भाई, मुझे इतना तो जरूर समझ में आ गया है इस पूरी चर्चा में, वंदना जी को देखते हुए, कि अगर संसद में आपको बहुत ज़हीन और
अरे आपने बेशर्मी की बात करी है। आपको गरीब महिलाओं के लिए, किसी भी जाति की महिलाओं के लिए अगर ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। आपको बेशर्मी की आपको किस तरह का बात कर रहे हैं? बस हो गया आज के लिए हो गया। मेरा टाइम ही खत्म हो गया। कट जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्या चिल्लम, इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक बात सुन लीजिए, तो मतलब महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक ट्रॉफी की तरह से कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इनको ये बना दिया, इस तरह से ऊपर उठ के अगर सच में सदन के पटल पर उनकी भागीदारी देनी है तो कम से कम भाई शुरुआत तो कीजिए। लटकते 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 एक बार फिर लटक गए हम।